सरदार साहब की भव्य प्रतिमा के सामने एक परेड का आयोजन होता है, परंतु चूंकि ये 150वीं जयंती है, इस बार विशेष आयोजन किया गया है और गृह मंत्रालय ने यह भी तय किया है कि आज के बाद हर 31 अक्टूबर को इसी प्रकार की भव्य परेड का आयोजन होगा। ये परेड देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए जो सभी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और हर राज्य की पुलिस बल है, उनके सम्मान में आयोजित किया जाता है और वो सरदार पटेल जो देश की एकता और अखंडता की प्रतिमूर्ति है, उनकी प्रतिमा के सामने आयोजित होगा। इस बार रन फॉर यूनिटी को भी बड़े स्तर पर आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। देश के सभी राज्य, केंद्र शासित जिला, पुलिस स्टेशन, सभी स्कूल्स और यूनिवर्सिटी में रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ है। उसके बाद देश का प्रत्येक नागरिक देश की एकता और अखंडता के लिए शपथ लेने का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस बार विशेष 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक भारत पर्व का आयोजन एकता नगर में किया है, जो 1 नवंबर से 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती तक चलेगा और 15 नवंबर को जनजाति संस्कृति और उनके सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक भव्य कार्यक्रम के साथ इसका समापन होगा, जिसमें देश भर की जनजातियों के सांस्कृतिक विविधताएं, खाद्य परंपराएं, पोशाक की परंपराएं, शिल्पकला, लोक कला और संगीत का एक अद्भुत समन्वय बनाया जाएगा। हम सब जानते हैं, सरदार पटेल हमारे देश के लिए एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा है, एक पूर्ण देश को समर्पित व्यक्तित्व, जिसने आजादी के आंदोलन में न केवल एक प्रमुख सेनानी के रूप में भूमिका निभाई, गांधी जी के साथ रहकर आजादी के आंदोलन की संगठनात्मक रीढ़ की हड्डी सरदार पटेल बने थे। बारडोली सत्याग्रह 1928 का अंग्रेजों के खिलाफ किसानों के शोषण के लिए किया गया और वहीं से महात्मा ने स्वयं उनको सरदार की उपाधि दी। जब देश को आजादी मिली, तब स्वतंत्रता के बाद अंग्रेजों ने देश को 562 अलग अलग रियासतों में बांटकर जाने का फैसला किया। पूरी दुनिया मान रही थी और देश में भी कई लोगों के मन में सवाल था कि 562 रियासतें एक होकर एक भारत कैसे बनेगा। परंतु कुछ ही समय में एक दृष्टि से कार्य पर दृष्टिपात कर देखे तो बहुत कम समय में 562 रियासतों को एकीकृत करने का भगीरथ कार्य सरदार पटेल ने समाप्त किया और आज भारत का जो मानचित्र हमारे सामने है, वो मानचित्र सरदार पटेल की ही देन है। हैदराबाद में पुलिस एक्शन, जूनागढ़ का एकीकरण, ये सभी चीजों को कहीं कुने से, कहीं दृढ़ता से और कहीं व्रज से भी ज्यादा कठोरता से एक एक कर रिजॉल्व करने का काम किया। भोपाल हो, काठियावाड़ की रियासतें हो, त्रावणकोर हो या जोधपुर हो, हर जगह पे
जो समस्या आई इसका निवारण सरदार पटेल ने किया और पाकिस्तान का जो प्रयास था पाकिस्तान कॉरिडोर बनाने का उसको निरस्त करने का काम किया। किसी भी प्रकार की प्रचार की अपेक्षा के बगैर, किसी भी प्रकार के यश के अपेक्षा के बगैर देश के लिए जीवन कैसे जिया जाता है उसका उत्कृष्ट उदाहरण सरदार पटेल थे। जब पूरा देश 15 अगस्त को तिरंगा फहराने में व्यस्त था तब सरदार पटेल कमांड रूम में नेवल ऑफिसरों के साथ एक ऑपरेशन मॉनिटर कर रहे थे, जिसके कारण ही आज लक्षद्वीप भारत का हिस्सा बना है और हमारी दक्षिणी सीमा बहुत मजबूत हुई है और उस ऑपरेशन के कारण ही लक्षद्वीप में तिरंगा फहराया गया। दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के बाद सरदार पटेल के निधन के बाद सरदार पटेल को भुलाने में कांग्रेस पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सरदार जैसे महान व्यक्तित्व को भी भारत रत्न मिलने में 41 साल की देरी हुई और वो देरी केवल और केवल कांग्रेस के सरदार के प्रति एक विशिष्ट अभाव के कारण रही। सरदार पटेल जैसे महान व्यक्तित्व के लिए पूरे देश में ना कोई समाधि बनी, ना कोई उनका स्मारक बना। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की रचना की और एक भव्य स्मारक जो पूरे विश्व में आज प्रसिद्ध हो चुका है, वो सरदार पटेल के स्मारक बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 2013 में इसकी 31 अक्टूबर को आधारशिला रखी गई। 182 मीटर ऊंचा, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंचा ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 57 महीनों में पूरा किया गया और सरदार साहब का जीवन किसानों को समर्पित था। इसके बनाने में जो इस्पात का उपयोग हुआ, जो लोहे का उपयोग हुआ, देश भर के किसानों से लोहा एकत्रित किया गया, किसानों के औजारों को एकत्रित किया गया, इसको पिघलाकर लगभग 25,000 टन लोहे का उपयोग कर इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाया गया। 90,000 घन मीटर कंक्रीट और 1700 टन से अधिक कांसा